वेडनेसडे सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है वेडनेसडे के साथ, जो कि अपने साइकिक पावर्स को पूरी तरह अपना चुकी है। अब वो ज्यादातर समय गुडी एडम्स की पुरानी किताब से अपने पावर्स को समझने और मजबूत करने में लगी रहती है। और अब उसके पास एक नया केस है सुलझाने के लिए, कैंसस सिटी स्कैल्पर वाला अधूरा केस। लेकिन ये कोई आम मर्डर इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं सकता। आखिर बात वेडनेसडे एडम्स की हो रही है तो सब कुछ क्रीपी और अजीब तो होना ही है। एकदम अजीब स्टाइल में वेडनेसडे एयरपोर्ट सिक्योरिटी पार कर जाती है। वहां वो हथियार लेकर पहुंच जाती है जो उसे लाना तो नहीं चाहिए था। फिर वो कैंसस सिटी पहुंचती है जहां उसे खतरनाक सीरियल किलर से भिड़ना है, जिसे सभी कैंसस सिटी स्कैल्पर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बार उसकी साइकिक विजन्स के साथ एक डरावना साइड इफेक्ट भी आया। उसकी आंखों से काले आंसू बहते हैं। मामला तब और भयानक हो जाता है जब स्कैल्पर उसे पकड़कर अपने बेसमेंट में बांध देता है। लेकिन ठीक समय पर थिंग आ जाता है। अपनी सूझबूझ और हिम्मत के साथ वो वेडनेसडे की जान बचा लेता है। आखिर में वेडनेसडे उस सीरियल किलर को मात देकर पकड़ लेती है। लेकिन आराम करने का टाइम नहीं है। उसे तुरंत वापस नेवर मोर एकेडमी लौटना है, जहां उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जैसी वो वहां पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई पग्सली एडम्स अब इसी स्कूल में पढ़ेगा। और यही नहीं, उसके मम्मी पापा मोटिशिया और गोमेज भी अब पास के शहर जेरिको में ज्यादा वक्त बिताएंगे। स्कूल का नया प्रिंसिपल बैरी डॉट उसकी मम्मी को यह ऑफर देता है कि अगर वो स्कूल की अगली फंडिंग गाला ऑर्गेनाइज करे तो उन्हें स्कूल के पास में एक घर भी मिलेगा। मतलब अब पूरा एडम्स परिवार आस पास ही रहेगा, जो वेडनेसडे के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। स्कूल लौटते वक्त कहानी कुछ देर के लिए एक रहस्यमय इंसान की तरफ शिफ्ट होती है। वो दूर से एक कपल की फोटो ले रहा था, तभी एक आंख वाला कौवा उसे देख लेता है और थोड़ी देर में और भी कौवे आकर उसका पीछा करते हैं और उसकी वैन में अंदर घुसकर उसे चोंच मार मार कर उसे मार डालते हैं। ये डरावनी घटना दिखा देती है कि इस सीजन में भी रहस्य और खतरे भरे हुए हैं। नेवरमोर लौटने के बाद वेडनेसडे को जो स्वागत मिलता है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब वो बस एक अकेली शांत लड़की नहीं, अब तो वो हीरो बन चुकी है। सब उसे पहचानते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं और ये सब चीजें वेडनेसडे को बेहद चिढ़ाती है। फिर उसकी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड इनीड सिंक्लेयर मिलती है, जो अपने वेयरवुल्फ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन तभी कुछ और ही डरावना हो जाता है। वेडनेसडे जैसे ही अपनी अलमारी में कुछ रखने जाती है, तभी एक तीर अचानक दरवाजे को चीरते हुए आता है और उसे थोड़ा ही चूकता है। उस तीर के साथ एक फोटो जुड़ी होती है वेडनेसडे और प्रिंसिपल डॉट की, जो कुछ मिनट पहले ही ली गई थी। उस फोटो के पीछे एक मैसेज होता है, वेडनेसडे तुम्हारा स्वागत है और मेरी नजर तुम पर है। मतलब कोई है जो उसे चुपचाप देख रहा है और वेडनेसडे की नई मुसीबत अब शुरू हो चुकी है। बाकी लोग होते तो किसी के पीछा करने से डर जाते, लेकिन वेडनेसडे को जैसे इसमें भी मजा आता है। उसे किसी के उसे देखने का एहसास बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। उल्टा वो तो इस बात से बहुत एक्साइटेड दिखती है। वो फिर से अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके ये पता करने की कोशिश करती है कि उसका पीछा कौन कर रहा है। लेकिन इस बार भी उसका विजन फेल हो जाता है। सिर्फ काला आंसू निकलता है और कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर के बाद एडम्स फैमिली उस कॉटेज को देखने जाती है जो प्रिंसिपल बैरी डॉट ने मोटिशा को ऑफर किया था। ये जगह पहले मैरिलिन थॉर्नहिल की हुआ करती थी। मोटिशिया वहाँ अपनी बहन ओफिलिया का जिक्र भी कर देती है। एक छोटा सा डायलॉग है, लेकिन लगता है जैसे आने वाले एपिसोड्स में इसका बड़ा कनेक्शन होने वाला है। जब वेडनेसडे उस कॉटेज के पास के जंगल में घूम रही थी, तभी उसे वहीं क्राइम सीन दिखता है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कार्ल ब्रैडबेरी की कौओं ने बेरहमी से जान ले ली थी। अब पता चलता है कि ब्रैडबेरी एक सीक्रेट अफेयर को फॉलो कर रहा था, दो सुपरमार्केट वर्कर्स का छुपा हुआ रिश्ता, और शायद इसी चक्कर में उसकी जान चली गई। उसी जगह पर वेडनेसडे की मुलाकात होती है अपने नए दुश्मन से, शेरिफ रिची सेंटियागो, और वहीं पास में उसे काला हुडी पहने इंसान भी दिखता है। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और फिर पता चलता है कि वो तो डोनोवान गैल्पिन है, यानी टाइलर का पिता और पहले वाला शेरिफ। गैल्पिन बताता है कि वो ब्रैडबेरी के साथ मिलकर एक बड़ा सीक्रेट केस हैंडल कर रहा था, ऐसा कुछ जो पूरे आउटकास्ट समाज पर असर डाल सकता था। उसका मानना है कि ब्रैडबेरी को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो सच के बहुत करीब पहुंच गया था। गैल्पिन अब भी वेडनेसडे से नाराज है क्योंकि टाइलर के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे भूला नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो वेडनेसडे से मदद मांगता है। वहीं दूसरी ओर वेडनेसडे को फिर से वही एक आंख वाला कौवा दिखता है, जैसे अब वो उसे देख रहा हो हर पल। नेवरमोर लौटने पर वेडनेसडे की मुलाकात होती है म्यूजिक डिपार्टमेंट की नई टीचर से, इजाडोरा कैपरी से। पहली मुलाकात से ही वेडनेसडे को कुछ अजीब लगता है। कैपरी का बिहेवियर इतना सस्पिशियस है कि वेडनेसडे उसे अपनी वॉच लिस्ट में डाल लेती है। इधर प्रिंसिपल डॉट भी इस सेमेस्टर के लिए कुछ नया प्लान कर रहा है। वो नेवरमोर की एक पुरानी परंपरा वापस लाने वाला है जिसका नाम है फाउंडर्स पी। इस रिवाज में स्टूडेंट्स लड़कियों से एक विशाल पक्षी की मूर्ति बनवाते हैं और फिर एक सेरेमनी में उसे आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन सेरेमनी से ठीक पहले वेडनेसडे को जेवियर की तरफ
तरफ से एक अजीब तोहफा मिलता है, एक पेंटिंग जिसमें वही एक आंख वाला कौवा बना हुआ था और साथ में एक डरावना टाइपराइटर से लिखा हुआ मैसेज भी था। क्या तुमने कोई नई किताबें पढ़ी हैं? वेडनेसडे को तभी एहसास होता है कि उसका लिखा हुआ प्रीशियस मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी कहानी की इकलौती कॉपी चोरी हो गई है और वो उस लकड़ी की उस विशाल पक्षी वाली मूर्ति के अंदर छिपाई गई है। जैसे ही बाकी सारे स्टूडेंट्स सेरेमनी के लिए इकट्ठा होते हैं, वेडनेसडे उस मूर्ति के अंदर फंसी होती है और अपना बुक ढूंढ रही होती है और तभी बिना किसी को बताए उस मूर्ति में आग लगा दी जाती है। वेडनेसडे अब अंदर ही है और आग बाहर तेजी से फैल रही है। आग तेजी से चारों तरफ फैल जाती है और वेडनेसडे उसके बीचों बीच फंस जाती है। लेकिन जैसी हालत और खराब लगने लगती है, वेडनेसडे फुर्ती से अपना मैन्युस्क्रिप्ट पकड़ लेती है। उधर इनेड भागकर प्रिंसिपल डॉट को बताती है कि वेडनेसडे उस जलती हुई मूर्ति के अंदर फंसी हुई है। फिर भीड़ खुद ब खुद एक तरफ हट जाती है और धुएं के बीच से वेडनेसडे बाहर निकलती है, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रिंसिपल डॉट स्टेज पर उसका बहुत बड़ा पोर्ट्रेट सबके सामने लाते हैं और स्टूडेंट्स उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वेडनेसडे को यह सब पसंद नहीं आता। उसे ये सब इम्प्रेसिंग नहीं बल्कि इंसल्टिंग लगता है। वो माइक्रोफोन उठाती है और सबके सामने गुस्से में एक जबरदस्त स्पीच देती है। सबको बेवकूफ कहती है, बोलती है जिसने भी ये सोचा कि वो कभी उनकी लीडर बनना चाहती है वो पागल है। फिर वेडनेसडे अपने ही पोर्ट्रेट में आग लगा देती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है। एनिड उसके पीछे दौड़ती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन ये छोटा सा टच एकदम अनचाही चीजों को ट्रिगर कर देता है। वेडनेसडे की आंखों से फिर से काले आंसू गिरने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। उसकी बॉडी कांपने लगती है और वो सीधे एक नए डरावने विजन में पहुंच जाती है। उस विजन में वो खुद को एक अजीबो गरीब कब्रिस्तान में पाती है जहाँ हर तरफ काले कौवे भरे होते हैं और सामने एक कब्र पर लिखा होता है इनेड सिंक्लेयर, मतलब एनिड की कब्र। वेडनेसडे पूरी तरह हिल जाती है। उसी विजन में इनेड उसे देखती है और साफ कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई। वापस रियल वर्ल्ड में वेडनेसडे की बॉडी जोर जोर से कांप रही थी। पास में खड़ी इनेड घबरा जाती है और तभी मोटिशा भी वहां पहुंचती है और अपनी बेटी को ऐसा देखकर बुरी तरह डर जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है वेडनेसडे के गहरे साइकिक विजन से। वो खुद को एक कब्रिस्तान में पाती है, चारों तरफ काले कौवे उड़ रहे होते हैं और दूर से उसकी बेस्ट फ्रेंड इनीड की चीख आती है। वो चिल्ला रही होती है कि उसकी मौत वेडनेसडे के वजह से हुई। अचानक वेडनेसडे की नींद खुलती है, उसका चेहरा सूखे काले आंसुओं से भरा होता है। पास में मोटिशा बैठी होती है जो उसे समझाती है ये काले आंसू दरअसल साइकिक थकावट की निशानी है। वो वेडनेसडे को कहती है कि उसे थोड़ा धीरे चलना चाहिए और अब से उसे एक नए मेंटोर की सलाह माननी होगी ताकि उसकी ताकतें ठीक से कंट्रोल में आए। लेकिन वेडनेसडे हमेशा की तरह बहुत बेसब्र है। वो कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसे सब कुछ जल्दी जो जानना है। लर्च उसे और थिंग को लेकर टाउन की ओर निकलता है। वेडनेसडे के दिमाग में हजार सवाल घूम रहे हैं। गैल्पिन की चेतावनी, जेवियर की रहस्यमय पेंटिंग और एनिड की मौत का वो डरावना विजन। इन सब के बीच में एक चीज कॉमन है, वो अजीब सा एक आंख वाला पक्षी। वेडनेसडे फैसला करती है कि उसे गैल्पिन के घर जाना चाहिए, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे झटका लगता है। पूरा घर बंद पड़ा होता है और दीवारों पर ग्राफिटी बना होता है। अंदर जाकर वेडनेसडे को गैल्पिन की लाश एक कुर्सी पर पड़ी मिलती है। उसकी आंखें नोच ली गई थी। तभी उसके मुंह से अचानक कौवे निकलते हैं और खिड़कियां तोड़ते हुए उड़ जाते हैं। लेकिन एक कौवा जिसकी एक आंख लाल होती है थोड़ी देर तक वहीं रुका रहता है और फिर उड़ जाता है। वेडनेसडे तुरंत अपने साइकिक पावर से गैल्पिन के शरीर से कोई विजन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। जैसी वो दोबारा कोशिश करने लगती है तभी शेरिफ सेंटियागो वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, ट्रेसपासिंग और क्राइम सीन डिस्टर्ब करने के आरोप में। पुलिस स्टेशन में वेडनेसडे सफाई देती है कि उसे गैल्पिन ने बुलाया था। सेंटियागो उसे कहती है कि ब्रैडब्यूरी ने मरने से पहले गैल्पिन को कॉल किया था, लेकिन अब गैल्पिन का फोन गायब है। वेडनेसडे ये शक जताती है कि इसमें टाइलर का यानी गैल्पिन के बेटे का हाथ हो सकता है, लेकिन सेंटियागो उसे टोक देती है, कहती है टाइलर तो विलो हिल मेंटल फैसिलिटी में बंद है। तभी गोमेज एडम्स वहां पहुंचता है, सिर्फ अपनी बेटी का पापा बनकर नहीं बल्कि उसका लीगल काउंसलर बनकर भी। वो पुलिस से साफ कहता है कि बिना कोर्ट ऑर्डर के वो वेडनेसडे से और कोई सवाल नहीं पूछ सकते और फिर उसे घर ले जाता है। दूसरी तरफ नेवरमोर में आज प्रैंक डे है, एक पागलपन भरा दिन जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अजीबोगरीब मजाक करते हैं। यूजिन को पता चलता है कि पग्सली ने बी शेड के अंदर एक ज़ॉम्बी को छुपा रखा है। उस ज़ॉम्बी के सिर में छेद है, दिमाग गायब है और वो सब उसे स्लर्प बुलाते हैं। पग्सली उसे शांत रखने के लिए उसे शहद देता है,
लेकिन स्लर्प यूजिन पर उल्टी कर देता है। इधर वेडनेसडे परेशान है, उसकी साइकिक विजन सब काम नहीं कर रही और इनिड की मौत वाला डरावना चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कुछ तो बड़ा होने वाला है और वेडनेसडे को इसका आभास हो रहा है। जब वेडनेसडे अपने डॉर्म में लौटती है तो उसका दिल दहल जाता है। इनिड बालकनी में पड़ी होती है और उसका गला कटा हुआ है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये असली नहीं है, बस जैम से बना हुआ नकली सीन है। दरअसल इनिड ने वेडनेसडे से बदला लिया है क्योंकि कुछ देर पहले वेडनेसडे ने उस पर नकली आंख फेंक कर उसे डरा दिया था। दोनों हंसी मजाक में थोड़ी बहस करते हैं, लेकिन तभी इनिड अपना फोन चेक करती है और माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। इनिड को कुछ डरावने मैसेज मिलते हैं, वो भी उसी शख्स की तरफ से जो वेडनेसडे का पीछा कर रहा था। वेडनेसडे को पता चलता है ये मैसेज उसी नंबर से आए हैं जो डोनोवन गैल्पिन की वॉइसमेल से लिंक है। अब उसे यकीन हो जाता है कि जिसने गैल्पिन को मारा था अब वही उसके साथ खेल खेल रहा है। वो इनिड को कहती है वो कहीं ना जाए और यहीं रुकी रहे, लेकिन इनिड जिद करके अपने ड्राइविंग लेसन पर जाने निकल जाती है। उधर प्रैंक डे का हंगामा पूरे स्कूल में फैल चुका था। वेडनेसडे अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। वो प्रिंसिपल और डॉक्टर औरव से पूछती है कि क्या किसी पुराने या अभी स्टूडेंट के पास ऐसी ताकत थी जिससे वो पक्षियों को कंट्रोल कर सके। डॉक्टर औरव जवाब देते हैं कि आखिरी बार ऐसा कोई स्टूडेंट कई साल पहले स्कूल छोड़ चुका है। इसी दौरान बियांका मोर्टिशिया से मिलने आती है फंड रेजिंग गाला के बारे में बात करने। वो इशारा करती है कि प्रिंसिपल उम्मीद कर रहा है कि मोर्टिशिया की अमीर माँ इस इवेंट में कोई बड़ी डोनेशन देगी। मोर्टिशिया ये बात सुनकर हंस पड़ती है, जैसे उसे प्रिंसिपल की ये उम्मीदें मजाक लग रही है। दूसरी तरफ पग्सली यह देखता है कि स्लर्प अपने जंजीरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वेडनेसडे अब और ज्यादा बेचैन हो चुकी है, उसे अब सच जानना ही है, इसीलिए वो तय करती है कि उसे टाइलर से मिलना होगा जो फिलहाल विलो हिल मेंटल फैसिलिटी में बंद है। वेडनेसडे एक चालाकी करती है, वो इनिड का नाम इस्तेमाल करके उसके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की गाड़ी चुरा लेती है और सीधे विलो हिल पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर रेचल फेयरबर्न से जो उस फैसिलिटी की साइकियाट्रिस्ट है। वो वेडनेसडे को बताती है कि टाइलर किसी से भी बात नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वेडनेसडे ही उससे कुछ बात निकाल पाए। वेडनेसडे फिर टाइलर से मिलने जाती है जो एक भारी सिक्योरिटी वाले सेल में बंद है। टाइलर उसे देखकर मजाकिया अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है तो क्या ख्याल है इस जगह का? मुझे पता था कि तुम्हारी अजीब सी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ जरूर लाएगी। फिर वो उसे ताना मारता है कि उसने उस मॉन्स्टर से प्यार कर लिया जो उसके अंदर छिपा है। वेडनेसडे जब उसे उसके पिता गैल्पिन की मौत के बारे में बताती है तो टाइलर बिल्कुल ठंडेपन से जवाब देता है उसे फर्क ही नहीं पड़ता और फिर वो एक भयानक धमकी देता है कि अगली बार जब मैं इनिड से मिलूंगा तो उसे मार डालूंगा। वेडनेसडे का खून जम जाता है क्योंकि ये खेल अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। नेवरमोर में यूजिन दौड़ते हुए आता है और पग्सली को बताता है स्लर्प भाग गया है। उसी समय इनिड अपने नए क्रश और वेयरवुल्फ दोस्त ब्रूनो को अपने डॉर्म में लेकर आती है। वहां उन्हें थिंग के लिए एक गिफ्ट मिलता है, एक मग शॉट जो अंकल फेस्टर ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर भेजा है। तब उन्हें पता चलता है कि आज थिंग का जन्मदिन है, लेकिन परिवार वालों को तो याद ही नहीं। इसलिए इनिड फैसला करती है कि वो अपने वेयरवुल्फ पैक के साथ थिंग का जन्मदिन सेलिब्रेट करेगी। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही कुछ अजीब होता है। ब्रूनो गायब हो जाता है और ठीक उसी समय थिंग का छोटा सा घर यानी कि चेस्ट खुद ब खुद लॉक हो जाता है और वो उसी में फंस जाता है। उधर बियांका पर प्रिंसिपल बैरी डॉट फिर से दबाव डालते हैं कि वो अपनी सायरन पावर का इस्तेमाल करके मोर्टिशिया को मजबूर करे कि वो अपनी माँ को फंड रेजिंग गाला में बुलाए। लेकिन इस बार बियांका प्रिंसिपल पर ही पावर्स आजमाती है, पर वो असर नहीं करता क्योंकि उसके पास एक कोरल पॉकेट वॉच है जो सायरन इन्फ्लुएंस को ब्लॉक कर देती है। फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि उसे जो काम दिया गया है वो पूरा करे। जब वेडनेसडे अपने डॉर्म में लौटती है तो वो थिंग को आजाद करती है और वहाँ उसे इनिड का बैग पड़ा मिलता है जिसमें एक फोन बज रहा था। कॉल उठाने पर एक आवाज उसे बताती है कि उसके पास इनिड को ढूंढने के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं और किसी और को इसमें शामिल ना करने की चेतावनी भी दी जाती है। उसी वक्त दरवाजे के नीचे एक पास कोड अंदर आता है और उस पर एक दिल बना होता है और एक मैसेज प्ले डेड। उधर इनिड को होश आता है तो वो खुद को और ब्रूनो को एक पुराने यागो क्लॉक टावर के टॉप पर जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। वो टावर जो सालों से सील था, उनके ऊपर सैकड़ों चाकू लटके होते हैं। पहले तो इनिड को लगता है ये सब एजेक्स की कोई प्रैंक है, लेकिन तभी एक चाकू गिरता है और उसे यकीन हो जाता है ये असली खतरा है। इधर वेडनेसडे उस पास कोड को ध्यान से देखती है। उसे समझ आता है कि दिल का मतलब है ऑर्गन और उस पर जो अक्षर लिखे हैं वो म्यूजिकल नोट्स हैं। स्कूल के म्यूजिक रूम में जाकर वो उन नोट्स को ऑर्गन पर बजाती है तो एक सीक्रेट पैसेज खुलता है। वो उस अंधेरी सुरंग में दाखिल होती है और उसे यह पता नहीं होता कि यह मास्क पहने शख्स चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। टावर के अंदर उसे एक और क्लू मिलता है, क्लॉक स्टिकिंग। फिर उसे एक और टाइपराइटर मिलता है जिस पर लिखा होता है तुम्हें क्या नहीं दिखता है, जवाब लिखो और अपने दोस्त को आजाद करो। आसपास किताबों की एक शेल्फ होती है और तभी उसे
समझ आता है कि एक किताब मिसिंग है, द इनविजिबल मैन। वो टाइपराइटर पर टाइप करती है इनविजिबल मैन और ठीक वक्त पर लटकते चाकू रुक जाते हैं। अब मास्क वाला सामने आता है जो कोई और नहीं बल्कि एग्नेस है। वो भी नेवरमोर की स्टूडेंट है और खुद को वेडनेसडे की सबसे बड़ी फैन बताती है। एग्नेस बताती है कि उसने गैल्पिन की हत्या नहीं की और ना ही नकली आंख वो छोड़ी थी। उसने तो ये पूरा गेम बस इसलिए रचा था ताकि वेडनेसडे का ध्यान खींच सके। वो गैल्पिन का फोन उसे सौंप देती है और ये भी कबूलती है कि उसने बाकी स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करके इस ट्रैप को सेटअप करवाया। वेडनेसडे बिना ज्यादा रिएक्शन दिए बस इनिड और ब्रोनो को लेकर वहां से निकल जाती है। कहीं और बियांका आखिरकार हार मान लेती है और अपनी सायरन पावर का इस्तेमाल करके मोटिशा को मना लेती है कि वो अपनी ताकतवर माँ को गाला में इनवाइट करे। उधर वेडनेसडे अपने दोस्त थिंग से उसके बर्थडे को भूल जाने के लिए माफी मांगती है और उसे गिफ्ट में एक एंटीक थंब क्रू देती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। वेडनेसडे को पता चलता है कि मोटिशिया गुडी एडम्स की बुक ऑफ स्पेल्स चुपचाप वहां से ले गई। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी फिर से वो डरावना एक आंख वाला लाल कौवा दिखता है। इसी दौरान जंगल में स्लर्प भटकते हुए रोड तक पहुंचता है और उस कार से टकरा जाता है जिससे वही ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चला रहा था, जिससे वेडनेसडे ने पहली गाड़ी छुड़ाई थी। लेकिन स्लर्प अचानक गायब हो जाता है और फिर अगले ही पल वो उस इंस्ट्रक्टर के पीछे दिखाई देता है और उसे खा जाता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है एडम्स के घर पर, जहां मोटिशिया और गोमेज अपने वफादार साथी थिंग के लिए स्पा डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पूरा परिवार थोड़ा शर्मिंदा होता है क्योंकि वो थिंग का ये खास दिन भूल गए थे। वो अपनी गलती का बहाना बनाते हैं कि नेवरमोर की जिम्मेदारियां और अपनी उलझी हुई जिंदगी के वजह से सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल जो हो गया है। मोटिशिया कुछ ज्यादा ही परेशान दिखती है। वो बताती है कि उसने अपनी माँ हेस्टर फ्रम को फंड रेजिंग गाला में बुलाया है। असल में बियांका की सायरन पावर ने मोटिशिया को यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया था। लेकिन इस इनविटेशन से मोटिशा को पुराने और दर्दनाक पल याद आ जाते हैं। गोमेज माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज रात वो लोग मजे करेंगे। लेकिन उसी वक्त मोटिशा को लगता है कि वेडनेसडे घर में चुपके से घूम रही है और वैसा ही होता है। वेडनेसडे सच में घर में चोरी छिपे घुसी होती है। वो गुडी एडम्स की किताब बुक ऑफ शैडोज ढूंढ रही थी जो साइकिक पावर्स का एक प्राचीन गाइड है। वेडनेसडे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसके विजन सच हैं और वो नेवरमोर में हो रही अजीब घटनाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन मोटिशिया मानने को तैयार ही नहीं होती। वो वेडनेसडे को साइकिक विजन्स पर भरोसा ना करने की सलाह देती है और अपनी बहन ओफिलिया का जिक्र करती है जो इसी तरह की शक्तियों की वजह से पागल हो गई थी। बात बात में माहौल टेंशन से बढ़ जाता है और वेडनेसडे को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अपनी डॉर्म में आकर वेडनेसडे को लगता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अब रुक गई है। वहीं दूसरी तरफ इनिड कैंपिंग ट्रिप को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो वेडनेसडे को और ज्यादा चिढ़ा देती है। थिंग उसे इनिड को सीधे खतरे के बारे में बताने का सुझाव देता है लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है। वो अब भी यही मानती है कि उसे सब कुछ अकेले ही सुलझाना होगा। इसी बीच एग्नेस फिर से वहां आती है और वो ये कबूल करती है कि वो पहले से ही आसपास ही थी, बस अदृश्य रूप में वेडनेसडे के पीछे पीछे घूम रही थी। वो फिर से वेडनेसडे का भरोसा जीतने की कोशिश करती है लेकिन वेडनेसडे उसे वार्निंग देती है कि अब ज्यादा कोशिश मत करना। इसके बाद वेडनेसडे गैल्पिन के फ्यूनरल में जाती है जहाँ सिर्फ शेरिफ सेंटियागो और विलो हिल की डॉक्टर रेचल फेयरबर्न मौजूद होते हैं। डॉक्टर फेयरबर्न से बात करते हुए वेडनेसडे को पता चलता है कि गैल्पिन कभी टाइलर से मिलने गया भी था लेकिन वो मुलाकात बहुत बुरी रही थी और टाइलर अपना कंट्रोल खोने वाला था। ये एक और सुराग था लेकिन अब भी पूरा सच सामने आने से बहुत दूर था। उधर बियांका अपने खुद के प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। वो अपनी सायरन पावर्स का इस्तेमाल करके चुपचाप एक होटल रूम बुक करवाती है अपनी माँ गैब्रियल के लिए जो अब छिप कर रह रही है। गैब्रियल का गिडियन स्टर्लिंग के साथ पुराना रिश्ता रहा है। वो आदमी जो मॉर्निंग सॉन्ग नाम के खतरनाक कल्ट का लीडर है। जब पुलिस ने उनके कल्ट पर रेड मारी तो सारे मेंबर्स इधर उधर हो गए। गैब्रियल को डर है कि गिडियन अब उसके पीछे पड़ सकता है लेकिन बियांका ठान लेती है कि वो अपनी माँ को किसी भी हालत में बचा के रखेगी। इधर वेडनेसडे की कहानी में अब वो अकेले गैल्पिन का फोन अनलॉक करने की कोशिश छोड़ देती है और मदद लेती है एग्नेस की। दोनों मिलकर जोसेफिन को शामिल करती हैं, एक शर्मीली सी शेप शिफ्टर जो फोन का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बाईपास कर सकती है। जब फोन खुलता है तो उसमें एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें बुल पेन नाम की जगह का जिक्र होता है। ये वही जगह है जहां गैल्पिन ने अपनी सारी एविडेंस जमा कर रखी है। वेडनेसडे कार्ल ब्रैडब्यूरी के क्लू बॉक्स में से एक फोटो निकालती है, एक केबिन की फोटो जिस पर लिखा होता है बुल पेन जो पाइनियर क्रेस्ट फॉरेस्ट में है और वहीं पास में है कैंप जेरिको, वही जगह जहां स्कूल की अगली कैंपिंग ट्रिप होने वाली है। यानी वेडनेसडे को अपनी तलाश जारी रखने के लिए एकदम परफेक्ट मौका मिल जाता है। वो ट्रिप में शामिल होने का फैसला कर
लेती है, जिससे इनिड काफी खुश हो जाती है। लेकिन साफ दिखता है कि वेडनेसडे के इरादे कुछ और ही हैं। ट्रिप के रास्ते में वेडनेसडे को पग्सली मिलता है, जो एक कॉफिन घसीटता हुआ आ रहा था। वो कहता है इसमें आतिशबाजी है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें स्लर्प ज़ॉम्बी को छुपाकर वो साथ ले जा रहा था। और जैसे इतना ड्रामा कम था, मोर्टिशिया और गोमेज भी ट्रिप पर पेरेंट शेपरॉन बनकर पहुंच जाते हैं, जिससे पूरे सीन में फैमिली ड्रामा का एक और लेयर जुड़ जाता है। कैंप जेरिको की शुरुआत तो मस्ती मजाक से होती है, लेकिन जल्दी सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। पग्सली अपने दोस्त यूजिन को स्लर्प वाली सच्चाई बता देता है। गोमेज एक बार उनके टेंट में घुसने ही वाला होता है, जिससे सारा राज खुलने का खतरा पैदा हो जाता है। उसी समय प्रिंसिपल और फीनिक्स कैडेट्स के लीडर रॉन क्रूगर के बीच कैंप साइट की डबल बुकिंग को लेकर जोरदार झगड़ा हो जाता है। जब कोई समाधान नहीं निकलता तो वेडनेसडे सामने आती है और एक चैलेंज का सुझाव देती है। जो जीतेगा यहाँ आज वो लोग कैंप करेंगे। रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। हर टीम को सामने वाली टीम की रंग बिरंगी बॉल चुरा कर एक ऊंचे वॉच टावर के ऊपर रखनी होती है। जो टीम पहले ये कर लेगी उसे पूरा कैंप मिल जाएगा। एक तरफ होते हैं आउटकास्ट और दूसरी तरफ होते हैं नॉर्मीज। गेम की शुरुआत जोश में होती है। फीनिक्स कैडेट शुरुआत में बढ़त बना लेते हैं। वो गंदे तरीके अपनाते हैं। एजेक्स अपनी मेड्यूसा वाली ताकत का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि टीयर गैस भी चलाते हैं ताकि आउटकास्ट को पीछे किया जा सके। लेकिन वेडनेसडे प्लान बदल देती है। वो यूजिन से कहती है कि कैडेट्स पर मधुमक्खियों का झुंड छोड़ दे और फिर खुद टीयर गैस के बीच में आराम से निकलकर बॉल उठाकर ले आती है। समय से अब भी पीछे चल रही वेडनेसडे एक जिप लाइन बनाकर खुद सीधा वॉच टावर की छत पर पहुंच जाती है और इस तरह आउटकास्ट के लिए जीत पक्की हो जाती है। बाकी सब जीत का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन वेडनेसडे चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसे गैल्पिन के फोन में जिस बुल पेन का जिक्र मिला था वो उसे ढूंढने निकलती है। उसे एक पुराना जर्जर केबिन मिलता है जिसके अंदर एक सीक्रेट पिन बोर्ड होता है। वहाँ डोनोवन गैल्पिन और कार्ल ब्रैडब्यूरी की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े ढेरों फाइलें रखी होती है। इस बोर्ड पर विलो हाई स्कूल के ऐसे आउटकास्ट स्टूडेंट की डिटेल्स होती है जो या तो गायब हो चुके हैं या तो मर चुके हैं। इनमें से एक नाम खास तौर पर वेडनेसडे का ध्यान खींचता है, लोइस। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही इंसान आउटकास्ट को किडनैप कर रहा है और अगला टारगेट शायद इनिड हो सकती है। इधर एजैक्स और इनिड के बीच आखिरकार एक साफ साफ बात होती है। दोनों आपसी रजामंदी से ब्रेकअप कर लेते हैं, जिससे इनिड को अब ब्रूनो के साथ अपने बढ़ते रिश्ते को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। वेडनेसडे वापस मोर्टिशिया से मिलने जाती है। उसे अभी बुक ऑफ शैडोज चाहिए। मोर्टिशिया देने से मना कर देती है तो वेडनेसडे उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर देती है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है बल्कि क्लासिकल गॉथिक स्पोर्ट है जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी की जाती है। शर्त ये होती है अगर वेडनेसडे जीतती है तो ये किताब उसे मिलेगी और अगर मोर्टिशिया जीतती है तो वो किताब को जला देगी। उधर फीनिक्स कैटेड अब धीरे धीरे अपना कैंप टेक ओवर का प्लान छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि आउटकास्ट कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्रूगर अभी भी जिद पर अड़ा रहता है। तभी स्लर्प, जो अब पहले से ज्यादा इंसान जैसा दिख रहा था, फिर से भाग निकलता है और क्रूगर पर हमला करके उसका दिमाग चबा जाता है। फिर वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इधर माँ बेटी के बीच ड्यूल शुरू होता है। दोनों के पास एक एक नाजुक कांच का दिल होता है। जो पहले अपने विरोधी का दिल तोड़ेगा वही जीतेगा। वेडनेसडे किताब के लिए लड़ रही होती है और मोर्टिशिया उसे मिटाने के लिए। माँ बेटी के बीच की ये लड़ाई बहुत ही ड्रामेटिक और स्टाइलिश होती है। वहीं दूसरी तरफ पग्सली और यूजिन दौड़ते हुए स्लर्प को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अब कुल्हाड़ी लेकर सीधे मेल वॉशरूम की ओर बढ़ रहा होता है जहां गोमेज नहाने में बिजी था। एन वक्त पर पग्सली एक इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रिक शॉक से स्लर्प को बेहोश कर देता है। ड्यूल में आखिरकार मोर्टिशिया वेडनेसडे का कांच का दिल तोड़ देती है और मुकाबला जीत जाती है। लेकिन असली जीत वेडनेसडे की होती है, क्योंकि स्लर्प के हमले के दौरान वो अपनी माँ की जान बचा लेती है, सीधे ज़ॉम्बी पर चाकू घोंपकर। अब स्लर्प को काबू में करके विलो हिल भेज दिया जाता है। इसके बाद कैंप बीच में ही खत्म कर दी जाती है। एपिसोड के आखिर में एक डरावना ट्विस्ट सामने आता है। विलो हिल ही शायद वो जगह है जहां सारे गायब हो रहे आउटकास्ट और इन अजीब घटनाओं की जड़ है। और इसी के साथ एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। लॉरेल गेट्स, जो कि सीजन 1 की विलन थी, अब उसी विलो हिल में पेशेंट बन चुकी है। एपिसोड 4 की शुरुआत विलो हिल नाम के एक डरावनी सी मेंटल फैसिलिटी से होती है जो वेडनेसडे की इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बना हुआ है। एक गार्ड मैरिल थॉर्नहिल को डॉक्टर फेयरबर्न से मिलवाने ले जाता है। मैरिलिन मीठी सी शक्ल बनाकर कहती है कि उसने फेयरबर्न की किताब पढ़ी है और उस किताब ने उसकी बहुत मदद की थी जब वो टायलर को मेंटली मैनिपुलेट कर रही थी। फेयरबर्न मानती है कि उसे लगा था थोड़ा अलग रहकर मैरिलिन और टायलर का बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन अब वो खुद समझना चाहती है कि मैरिलिन ने टायलर
फेस्टर के साथ असल में किया क्या था ताकि शायद उसे ठीक किया जा सके। मैरिलिन चालाकी से कहती है कि वो सब कुछ बताएगी, बस एक शर्त पर, उसे विलो हिल में पेशेंट बनाकर रखा जाए, कैदी बनाकर नहीं। फेयरबर्न साफ मना कर देती है, कहती है कि उसका फ्यूचर सिर्फ ज्यूरी तय कर सकती है और अगर जरूरत पड़े तो टायलर पर और भी ज्यादा कड़े ट्रीटमेंट किए जाएंगे। फेयरबर्न उसे वापस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजने का ऑर्डर देती है। अपनी पावर खोने से डरकर मैरिलिन मान जाती है, लेकिन फिर भी एक शर्त रखती है, उसे टायलर से मिलने दिया जाए और वही मुलाकात जानलेवा साबित होती है। फेयरबर्न उसे टायलर के सिक्योर्ड सेल में ले जाती है। जैसे ही मैरिलिन उसे टच करने की कोशिश करती है, चेन से उसे पीछे रोक देती है। टायलर बड़े आराम से कहता है कि वो इस पल का बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था और फिर वो एकदम से अचानक से हाइड में बदल जाता है। वो मैरिलिन को गले से पकड़ लेता है और जोर से कमरे की दूसरी तरफ फेंक देता है। मैरिलिन की हेल्थ कंडीशन की वजह से उसे शॉक कॉलर नहीं लगाया जा सकता, वरना उसकी जान जा सकती है। इतनी बुरी तरह से मारे जाने के बाद भी मैरिलिन डरती नहीं बल्कि मुस्कुराती है, डर से नहीं बल्कि खुशी में। उधर दूसरी तरफ वेडनेसडे एक पुराने कब्रिस्तान जैसे जगह में घुस जाती है। दरवाजा तोड़कर एक गमला निकालती है, तभी वहाँ उसकी नानी माँ आती है। गमले पर नाम लिखा होता है पैट्रिशिया रेडकार, विलो हिल की वही पेशेंट जिसकी ऑबिचुअरी शेरिफ गैल्पिन के पास मिली थी। वेडनेसडे नानी को बताती है कि उसे उसकी एक दोस्त का मौत का विजन आया था, उसके साइकिक पावर्स गायब हो गए हैं और मोटिशिया अब गुडी एडम्स की स्पेल बुक को जलाना चाहती है। जब वो गमले को खोलती है तो नानी उसे कहती है, सूंघ कर पता लगाओ। उसका अजीब तरीका होता है एशिश को पहचानने का। वेडनेसडे को राख से जानवरों की हड्डियों की बदबू आती है, इंसानों की नहीं। तभी वो एक आंखों वाला लाल कौवा वापस आ जाता है और वेडनेसडे के हाथ से ऑबिचुअरी छीनकर उड़ जाता है। उसके पीछे एक हुड पहने वाला इंसान बाइक से निकल पड़ता है। कहीं और नानी पूरा कब्रिस्तान खरीदने का ऑफर देती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन नकली दाह संस्कारों की परमिशन किसने दी थी, और साथ ही मोटिशा को चिढ़ाने के लिए भी, जिससे ये पसंद नहीं है कि वेडनेसडे उनके फैमिली के डार्क बिजनेस में दखल दे रही है। उधर नेवरमोर में एक आंख वाला लाल कौवा अभी भी दूर से वेडनेसडे पर नजर रखा हुआ था। वेडनेसडे अपने डॉर्म में लौटती है और इनिड के दरवाजे पर लगे डू नॉट डिस्टर्ब क्रंची को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। अंदर इनिड ब्रूनो के साथ होती है। तभी अचानक एग्नेस वहां आती है और मानती है कि वो काफी देर से वहां पर थी और वो इनिड और ब्रूनो को देख भी रही थी। ये सुनकर इनिड को काफी गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। एग्नेस वेडनेसडे को एक लेटर देती है, उसका पब्लिशर अब उसकी बुक को नहीं छापेगा। वेडनेसडे इसे सीरियसली नहीं लेती और एग्नेस को मना लेती है कि वो उसके साथ मिलकर विलो हिल में घुसने में मदद करे। वो अंकल फेस्टर की भी मदद लेती है, जिसे याद आता है कि कभी मोटिशिया ने उसे विलो हिल भेजा था और एक लड़की ओफिलिया से मिलने, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तब तक ओफिलिया जा चुकी थी। फेस्टर अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एग्नेस को विजिबल बना देता है और लोइस को ढूंढने में मदद करने के लिए मान जाता है। वो एक होटल में नकली नाम से चेक इन करता है और कैश में पेमेंट करता है, लेकिन उसके रूम से आ रही अजीब आवाजों की वजह से स्टाफ पुलिस को बुला लेती है। शेरिफ पहुंचती है, फेस्टर को अरेस्ट कर लेती है और होटल के पास वाले रूम में बियांका की मां गैब्रियल को भी ढूंढ लेती है। पता चलता है कि फेस्टर के पास कई फेक आईडी कार्ड्स हैं और वो बैंक रॉबरी के केस में वांटेड भी है। सैंटियागो डॉक्टर को कॉल करती है और फेस्टर को भी विलो हिल भेज दिया जाता है। नेवरमोर में बियांका एजैक्स, यूजीन और पग्सली के साथ गाला इनविटेशन कार्ड पैक कर रही होती है। प्रिंसिपल डॉट उन सबको कैंपिंग ट्रिप में हुए हंगामे की वजह से डिटेंशन भी देते हैं। तभी बियांका को उसकी माँ का मैसेज आता है कि उसे स्टेशन में लाया गया है, लेकिन डॉट उसे बाहर जाने नहीं देता। इसी बीच कॉटेज में वेडनेसडे मोटिशिया से ओफिलिया के बारे में सवाल करती है। थोड़ी नान नुकुर के बाद मोटिशिया बताती है कि जब ओफिलिया सेकेंड ईयर में थी तब उसे ब्रेकडाउन हुआ था और उसे विलो हिल भेजा गया था। तभी नानी माँ वहां आती है और कब्रिस्तान का डीड छोड़कर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले धीरे से वेडनेसडे के कान में कहती है कि वो नकली दाह संस्कार ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट नाम के किसी आदमी ने अप्रूव किए थे। ये सुनकर मोटिशा भड़क जाती है और नानी को जरूरत से ज्यादा दखल देने के लिए दोष देती है। डिटेंशन में बियांका डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए वहां से भागेगी। एजैक्स चोट का बहाना बनाता है और अपनी सांप जैसे बालों से डॉक्टर को पत्थर बना देता है ताकि बियांका भाग सके। एजैक्स भी उसके साथ जाता है और यूजीन और पग्सली उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बियांका अपने सायरन पावर का इस्तेमाल करके उन्हें वहीं रोक देती है। विलो हिल में फेस्टर अजीब तरह के ट्रीटमेंट झेल रहा था, लेकिन वो वहीं के मरीजों से लुइस के बारे में भी पूछने की कोशिश करता है। गलती से वो एक लंच लेडी के साथ फ्लर्ट कर बैठता है, ये सोच करके उसका नाम लोइस है, लेकिन उसका नाम होता है लुइस, स्पेलिंग अलग है। लेकिन फिर भी फेस्टर को वो औरत पसंद आई तो वो दोनों कमरे में जाकर शुरू हो जाते हैं। उधर नेवरमोर में एग्नेस को यह पता चलता है कि ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट पहले विलो हिल में एक नॉर्मी डॉक्टर था और उससे पहले वो नेवरमोर में साइंस टीचर रह चुका है। अब कहा जा रहा है कि
कि वो विलो हिल का ही मरीज बन चुका है। वेडनेसडे थिंग को उसे ढूंढने भेजती है, लेकिन इससे पहले कि थिंग वहां पहुंच पाए, एक हुडेड किलर बहुत सारे कौवों का नेवरमोर में हमला करवाता है। वहीं एक आंख वाला लाल कौवा फिर से दिखता है जो थिंग को उठाकर ले जाता है, लेकिन प्रिंसिपल डॉट अपनी आग वाली ताकत से कौवे को हवा में गिरा देता है। पल उस हुडेड आदमी का पीछा करती है और एक छुपे हुए रास्ते से होकर एक पुराने अलमारी के पीछे से निकल जाती है, जहां वो मिस कैपरी के म्यूजिक रूम में पहुंचती है। अंदर फेयरबर्न पहले से ही बहुत शांत बैठी होती है। कुछ ही पल में मिस कैपरी भी आ जाती है, घबराई हुई, हाफती हुई और हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए। वेडनेसडे कमरे के कोने में रखे पक्षियों से भरे एक पिंजरे को नोटिस करती है, जो उसे और भी सवालों में डाल देती है। फिर वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। इस बीच विलो हिल में बियांका की माँ से पूछताछ शुरू होने ही वाली होती है, लेकिन बियांका अपने सायरन पावर का इस्तेमाल करके शेरिफ को मैनिपुलेट कर देती है और पूछताछ रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ थिंग चुपचाप अंदर घुसता है और अंकल फेस्टर को ढूंढ निकालता है। फिर दोनों मिलते हैं, ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट को ढूंढ निकालते हैं। उन्हें ऑगस्टस का पुराना तोता मिलता है जो अचानक एक अजीब सा कोड बोलता है, 51971। फेस्टर जल्दी ही समझ जाता है कि यह किसी रेस्ट्रिक्टेड दरवाजे का कोड हो सकता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे को डॉक्टर ओरोफ से पता चलता है कि ऑगस्टस की एक बेटी थी और उसने कभी विलो हिल की एक पुरानी बिल्डिंग ईगो टावर में एक एवियरी मतलब पक्षियों का घर बनाकर रखा था। वहीं एजेक्स और बियांका एक कोने से सुनते हैं कि प्रिंसिपल डॉट किसी से फोन पर कह रहा होता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तभी एजेक्स का फोन बजने लगता है और उन्हें शक होता है, लेकिन तब तक सारे बच्चे छुप चुके होते हैं। अब जब सारे पीसेस जुड़ने लगते हैं तो वेडनेसडे एक खतरनाक प्लान बनाती है। एग्नेस गार्ड का ध्यान भटकाएगी, वेडनेसडे मिस कैपरी की गाड़ी के अंदर घुसेगी, तो वहीं वो लंच लेडी लुइस फेस्टर तक पहुंचने में मदद करेगी और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इनेड शेरिफ सेंटियागो को इशारा करेगी। प्लान तो काम करता है थोड़ा बहुत। वेडनेसडे आखिरकार अंकल फेस्टर को आजाद करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसी दौरान गलती से स्लर्प भी छूट जाता है, वही ज़ॉम्बी जो अब और भी ज्यादा ताकतवर और बेलगाम हो चुका है। स्लर्प पूरे इंस्टीट्यूशन में हिंसक तांडव मचा देता है। इसी अफरा तफरी में मैरिलिन थॉर्नहिल भी पुलिस के गिरफ्त से भाग जाती है और सीधा टायलर को ढूंढने जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि असली विलन तो वेडनेसडे ही है, वही सबको कंट्रोल कर रही है, लेकिन टायलर इस बात से जरा भी नहीं भटकता। वो थॉर्नहिल को कहता है भागने के लिए उसके पास 5 सेकंड का टाइम है और जैसे ही टाइम खत्म होता है वो हाइड में बदल जाता है और बिना किसी दया के वो थॉर्नहिल को मार डालता है। बाहर तेज बारिश हो रही है और सारे पेशेंट्स उस बर्बाद हो रहे इंस्टीट्यूशन से भागने लगते हैं। फेस्टर लुइस को अलविदा कहकर चला जाता है। अंदर डॉक्टर फेयरबर्न ऑगस्टस को व्हीलचेयर में लाकर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्लर्प उन्हें ढूंढ लेता है। वो फेयरबर्न को खा जाता है और ऑगस्टस को पुराना दोस्त कहकर उस पर भी हमला कर देता है। उधर वेडनेसडे आखिरकार उस हुड पहनने वाले कातिल को ढूंढ लेती है जो एक छिपी हुई अंडरग्राउंड लैब में छुपा हुआ है। जब वो उसका हुड हटाती है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जूडी है, जो सबको एक सिंपल सी एडमिन लगती थी और डॉक्टर फेयरबर्न की असिस्टेंट थी। जूडी कबूल करती है कि वो असल में ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट की बेटी है। उसके पिता ने उस पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि नॉर्मिस को आउटकास्ट जैसी ताकत मिल सके। इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये हुआ कि जूडी एक इंसान और पक्षी का हाइब्रिड बन गई और उसे अब बर्ड्स को कंट्रोल करने की ताकत है। और वो बताती है कि इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम लोइस है, एक लॉन्ग टर्म प्लान जिसे आउटकास्ट की पावर को चुरा कर नॉर्मीज में ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन जूडी अपनी पूरी कहानी भी नहीं सुना पाती, तभी फेस्टर उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं और अंधेरे में अब आजाद हुए पेशेंट्स जिन्हें अपनी सच्चाई पता चल चुकी है जूडी पर टूट पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में वेडनेसडे एक डरी सहमी फीमेल पेशेंट को बचाने की कोशिश करती है। तभी अचानक हाइड टाइलर सामने आ जाता है और एक ही झटके में वेडनेसडे को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। वेडनेसडे जमीन पर गिरती है, खून से लथपथ, बेहोश और टूटी हुई हालत में। उसी वक्त पीछे से पुलिस उस दानव पर गोली चलाना शुरू कर देती है। जमीन पर वेडनेसडे के दिमाग में एक सच्चाई गूंजती है, उसकी माँ सही थी, उसने कोई रहस्य नहीं सुलझाया बल्कि सब कुछ और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। अब वेडनेसडे टूटी पड़ी है और उसके दुश्मन उठ खड़े हुए हैं और नेवरमोर के चारों तरफ अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 सितंबर में आने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।